तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बिग डेटा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग दो वीडियो को अपलोड किया। इसमें भी हम लोग दो वीडियो को अपलोड करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 रहने वाला है, जिसमें हम लोग टोटल 8 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। ये क्वेश्चन पीवाई की क्वेश्चन ही है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आने के चांसेस इसके रहते हैं। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल टू द पॉइंट चीजों को देखते चलना है, लिखते चलना है, नोट्स को बनाते चलना है। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि बिग डेटा को अच्छी तरीके से पढ़ के जाए एग्जामिनेशन में, तो बिग डेटा का जो प्लेलिस्ट है मैंने पहले ही बना रखा है, वीडियो को बहुत पहले अपलोड कर रखा है। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियोस को देख सकते हैं। भले ही स्पीड आप 2x कर लीजिए, अगर आप देख लेंगे तो एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा, जिससे कि चीजों को सॉल्व करने चीजों सॉरी फॉर दैट, चीजों को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा, जिससे कि आप अगर कोई नोट्स वगैरह एक्सेस करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम के माध्यम से डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, जिसमें कह रहा है कि लिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ हेडोप एंड एक्सप्लेन इट्स यूजेस। यानी हेडोप क्या होते हैं और उनके जो यूजेस हैं उनको एक्सप्लेन करने हैं उनके कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपका हेडॉप का डेफिनेशन दिया हुआ है। कह रहा है कि हेडॉप इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग लार्ज डेटा सेट इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। यानी जो आपका हेडॉप है एक प्रकार का ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, जो कि किसके द्वारा डेवलप किया गया था? अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के द्वारा डेवलप किया गया था। और किसके लिए? स्टोर करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए लार्ज डेटा सेट को, किसमें? एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के लिए इसको यूज किया गया था। ठीक है। अब इसके पास मेनली 4 कोर कंपोनेंट्स होते हैं हेडॉप के अंदर, जिसमें सबसे पहला आपका आता है हेडॉप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, जिसे हम लोग शॉर्ट में एसडीएफएस कहते हैं। अगर एग्जामिनेशन में एसडीएफएस आ गया तब भी वही चीज लिखना है, अगर पूरा फुल फॉर्म आ गया तब भी तो वही चीज लिखना है। ठीक है ना। तो शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें इसके यूजेस बताने हैं। तो यूजेस की हम बात करें कहाँ यूज होता है, तो इट इज द स्टोरेज सिस्टम ऑफ हेडॉप, यानी ये हेडॉप के स्टोरेज सिस्टम के अंदर यूज होता है। इट स्टोर डेटा अक्रॉस मल्टीपल मशीन इन डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर, यानी ये डेटा को स्टोर करता है मल्टीपल मशीन के एक डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में। एंड तीसरा पॉइंट कह रहा है कि डेटा इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स, यानी इसके अंदर जो डेटा होते हैं उनको छोटे छोटे भाग में डिवाइड किया जाता है। बाय डिफॉल्ट इसका साइज 128 मेगाबाइट होता है एंड ये स्टोर होता है ऑन द डिफरेंट नोड फॉर फॉल्ट टॉलरेंस एंड हाई अवेलेबिलिटी। ओके, यानी ये अलग अलग नोड के लिए स्टोर होता है फॉल्ट टॉलरेंस और हाई अवेलेबिलिटी की वजह से। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इफ वन नोड फेल्स, यानी इसके अंदर एसडीएफएस के अंदर अगर एक नोड फेल हो जाता है तो डेटा कैन स्टिल बी रिट्रीव फ्रॉम अनदर कॉपी। तो जो डेटा है वो क्या होता है? अनदर कॉपी से क्या होता है? रिट्रीव होता है। ठीक है ना। उसके बाद, ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इफ यानी एक नोड अगर फेल हो गया तो जो डेटा होगा वो रिट्रीव होगा अनदर कॉपी से। ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या है? मैप रिड्यूस। ठीक है, तो मैप रिड्यूस के यूजेस की बात करें तो ये आपका क्या होता है? इट इज द प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क ऑफ हेडॉप, यानी ये हेडॉप का क्या होता है? प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क होता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इट डिवाइड्स अ टास्क इनटू सब टास्क एंड एग्जीक्यूट देन इन पैरेलल अक्रॉस मल्टीपल नोड्स, यानी ये क्या करता है? जो भी आपके बड़े बड़े टास्क होते हैं उनके छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करता है? डिवाइड करता है और पैरेलली मल्टीपल नोड्स के अकॉर्डिंग क्या करता है? चीजों के अकॉर्डिंग काम करता है और उनको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। दूसरा आपका मैप फेज, ये प्रोसेस करता है और फिल्टर करता है डेटा को। रिड्यूस फेज क्या करता है? ये एग्रीगेट करता है रिजल्ट को। ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस इनेबल्स फास्ट एंड इफिशिएंट प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज स्केल डेटा, यानी ये इनेबल करता है फास्ट और इफिशिएंट प्रोसेसिंग को एक बड़े स्केल जो आपके डेटा होते हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है। चलिए तीसरा आपका कंपोनेंट क्या है? तीसरा आपका यार्न है। यार्न स्टैंड फॉर द येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। ठीक है। अगर हम इसके यूज की बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज द रिसोर्स मैनेजमेंट लेयर ऑफ हेडॉप, यानी ये क्या होता है? ये रिसोर्स मैनेजमेंट लेयर होता है हेडॉप का। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इट मैनेजेस एंड एलोकेट सिस्टम रिसोर्सेज टू वेरियस एप्लीकेशन रनिंग इन द क्लस्टर, यानी ये मैनेज करता है और एलोकेट करता है सिस्टम के रिसोर्सेज को अलग अलग एप्लीकेशन से जो रन करते हैं क्लस्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ऑल्सो हैंडल्स जॉब शेड्यूलिंग एंड मॉनिटरिंग, यानी ये क्या करता है? हैंडल करता है जॉब शेड्यूलिंग को और मॉनिटरिंग को। चौथा हमारा क्या है? हेडॉप कॉमन है, जो कि हेडॉप यूटिलिटीज भी इसे कहते हैं। तो ये क्या करता है? It provides the common libraries and utilities needed by the other HADOP modules, यानी ये प्रोवाइड करता है कॉमन लाइब्रेरीज को, यूटिलिटीज को, जिसको जरूरत होती है अनदर हेडॉप मॉड्यूल के अकॉर्डिंग। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इट कंटेन्स जावा लाइब्रेरीज, स्क्रिप्ट्स एंड एपीआई दैट सपोर्ट डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट हेडॉप कंपोनेंट, यानी ये कंटेंट करता है
जावा के लाइब्रेरीज को, स्क्रिप्ट्स को, एपीआईज को जो सपोर्ट करता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ हेड ऑफ कंपोनेंट। ओके, चलिए दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी, कि व्हाट आर द वीज ऑफ बिग डेटा, यानी बेसिकली वीज क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आते हैं फ्रेंड। तो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से एक भी टॉपिक, एक भी पॉइंट मैं नहीं छोड़ रहा हूं, हर पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे ऐड किया गया जिससे कि आपके नंबर एक भी ना कटे और आपको बेहतर से बेहतरीन नंबर एग्जामिनेशन में मिले। ठीक है, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो कह रहा है कि बिग डेटा इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेवरल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नॉन एज द वीज ऑफ द बिग डेटा, यानी जो आपके बिग डेटा है वो कैटेगराइज होते हैं अलग अलग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, जिसे हम लोग वीज ऑफ बिग डेटा कहते हैं। और मेनली यहाँ पे 3 वीज होते हैं, लेकिन बट ओवर टाइम यहाँ पे हम लोग 5 वीज को पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर 5 वीज को ही बताया गया है। ठीक है, तो 5 वीज को ही हम पढ़ेंगे, यानी वी से आपके 5 वर्ड मिलेंगे। पहला आपका वर्ड मिलेगा वॉल्यूम, दूसरा वर्ड मिलेगा वेलोसिटी, तीसरा वर्ड आपको मिलेगा वेरिटी, चौथा आपका वर्ड मिलेगा वेरासिटी, पांचवा आपको वर्ड मिलेगा वैल्यू। ये 5 वर्ड आपके पास है। चलिए, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मींस आल्सो अमाउंट ऑफ डेटा, यानी डेटा कितना है। मीनिंग समझते हैं इसका। कह रहा है कि रिफर्स द हग अमाउंट ऑफ डेटा जनरेटेड एवरी सेकंड फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, यानी अलग अलग सोर्सेज के अकॉर्डिंग हर सेकंड कितने डेटा जनरेट होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बिग डेटा डील्स विथ टेराबाइट, पेटाबाइट और इवन एक्साबाइट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो आपका बड़ा डेटा होता है वो क्या करता है, बड़े बड़े डेटा के साथ डील करता है, जो कि टेराबाइट के फॉर्मेट में होते हैं, पेटाबाइट के फॉर्मेट में होते हैं, इवन एक्साबाइट के फॉर्मेट में होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन अलग अलग फॉर्मेट में स्टोर होती है। जैसे एग्जांपल की बात करें, फेसबुक जो होता है वो जनरेट करता है मोर देन 500 टीबी ऑफ द डेटा पर डे फ्रॉम द फोटोज, वीडियो और मैसेजेस, यानी फोटोज, वीडियो और मैसेजेस के अकॉर्डिंग जो फेसबुक होता है वो हर दिन लगभग 500 टेराबाइट जो डेटा है उनको क्या करता है, जनरेट करता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा डेटा होता है। जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गया जस्ट लाइक अमेजॉन, ये स्टोर करता है मिलियन ऑफ कस्टमर ट्रांजेक्शन को डेली, यानी आपको पता है कि अमेजॉन जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलियन ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं डेली बेसिस पे, है कि नहीं। तो वो सारे डेटा इसके अंदर आते हैं। दूसरा आपका क्या आता है, दूसरा आपका आता है वेलोसिटी, जिसे हम लोग स्पीड ऑफ जनरेशन कहते हैं, यानी किस स्पीड से वो काम कर रहा है। तो मीनिंग इसका दिया हुआ है कि ये डिस्क्राइब करता है स्पीड को एट विच डेटा इज क्रिएटेड, प्रोसीड एंड एनालाइज्ड, यानी ये डिस्क्राइब करता है कि किस स्पीड पे जो डेटा है वो क्रिएट होगा, प्रोसीड होगा और साथ ही साथ एनालाइज्ड होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट कह रहा है कि इन मॉडर्न सिस्टम डेटा फ्लोज इन रियल टाइम और नियर रियल टाइम, यानी आज के सिस्टम के अकॉर्डिंग जो डेटा है वो एक रियल टाइम के अकॉर्डिंग चीजों को फॉलो करता है। जैसे एग्जांपल आपका हो गया स्टॉक मार्केट डेटा अपडेट एवरी सेकंड और मिली सेकंड, यानी हर एक एवरी सेकंड पे और हर एक मिली सेकंड पे जो स्टॉक मार्केट का जो डेटा होता है वो अपडेट होता रहता है, हर एक सेकंड पे, हर एक मिली सेकंड पे। दूसरा है सेंसर इन IoT डिवाइसेस सेंड कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ डेटा इंस्टेंटली, यानी जितने भी आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स के डिवाइसेस हैं वो डेटा को सेंड करते हैं कंटिन्यूअसली वे में, जो डेटा इंस्टेंटली चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है ना। चलिए, तीसरा हमारा आता है वेराइटी, जो कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेटा, यानी डेटा का अलग अलग फॉर्म, वेराइटी का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे मीनिंग भी दिया हुआ है, कह रहा है कि बिग डेटा इंक्लूड डेटा इन मेनी फॉर्मेट्स, यानी जो बिग डेटा है वो डेटा को अलग अलग फॉर्मेट्स में डेटा को स्टोर करता है, नॉट जस्ट स्ट्रक्चर्ड डेटा जस्ट लाइक डेटाबेस, यानी ये डेटाबेस के जैसे नहीं होता, ये इंक्लूड करता है सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि केवल स्ट्रक्चर डेटा को, ये सेमी स्ट्रक्चर और नॉट स्ट्रक्चर डेटा को भी स्टोर करता है, यानी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, स्ट्रक्चर डेटा में आपका डेटा इन टेबल, जैसे कि आपका सेल्स रिकॉर्ड हो गया, कितनी चीजें सेल की गई, कितनी चीजें परचेस की गई, ये सारी चीजें। सेमी स्ट्रक्चर डेटा जैसे XML हो गया, जेसन फाइल हो गया। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे ईमेल हो गया, इमेजेस हो गए, वीडियोस हो गए, ट्वीट्स हो गए या फिर कोई लॉग्स हो गए, ये सारी चीजें। चौथा नंबर हमारा आता है वेरासिटी, जो कि एक्यूरेसी एंड ट्रस्ट वर्थनेस होता है डेटा का, यानी कितनी एक्यूरेसी और ट्रस्ट कितना है उस डेटा के अकॉर्डिंग। तो मीनिंग कह रहा है कि इट रिफर्स टू द क्वालिटी, रियलेबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द डेटा, यानी ये रिफर करता है किसी भी डेटा की क्वालिटी को, रियलेबिलिटी को, एक्यूरेसी को। ठीक है, and since big data come from the multiple sources, some data may be incomplete, inconsistent और noisy, यानी big data अगर multiple sources से आता है तो वो incomplete होता है, inconsistent होता है और उसके अंदर बहुत सारे noises भी होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल फेक न्यूज और स्पैम कमेंट ऑन सोशल मीडिया कैन मिसलीड डेटा एनालिसिस, यानी अगर फेक न्यूज चला दिया गया सोशल मीडिया पे तो वो कहीं ना कहीं चीजें मिसलीड करेंगी। ठीक है, और सेंसर जो है अगर एरर आ गया IoT डिवाइसेस जो प्रोड्यूस हो रहा है तो जो रीडिंग है वो क्या करेगा, इनएक्यूरेट रीडिंग देगा, एक्यूरेट नहीं देगा। और अगला हमारा है वो कि आपका वैल्यू है, जो कि यूजफुलनेस ऑफ डेटा होता है। तो मीनिंग इसका दिया हुआ है कि द अल्टीमेट गोल ऑफ बिग डेटा
डेटा इज एग्जैक्ट मीनिंगफुल इनसाइट दैट ब्रिंग वैल्यू टू बिजनेस और सोसाइटी। यानी एक बेसिकली कह सकते हैं कि एक यूजफुल डेटा को प्रोवाइड करना इसके अंदर होता है। एंड कह रहा है कि इफ डेटा कैन नॉट प्रोवाइड वैल्यू, यानी अगर डेटा कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकता तो इट इज जस्ट लार्ज इन साइज, तो उसका साइज बड़ा होगा, नॉट बिग डेटा इज यूजफुल। ओके, ठीक है। तो इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है कि जैसे नेटफ्लिक्स है, एनालाइज करता है व्यूइंग देखने के लिए डेटा को, जो रिकमेंड शो करते हैं यूजर को, यानी रिकमेंडेशन आता है ना कि ये शो आप देखिए, वो वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए, ये चीजें। और उसके साथ साथ आपका हेल्थ केयर वाला भी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो यूज करता है पेशेंट को डेटा को प्रेडिक्ट करने के लिए कौन सा बीमारी हुआ है और किस तरीके से उनके जो ट्रीटमेंट है उसमें इंप्रूवमेंट किया जाए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे समरी टेबल दिया हुआ है एट द लास्ट पॉइंट, ये टेबल आपको पता रहेगा तो आप इसके बारे में आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट ए पे हम मूव करते हैं। आई होप वो दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए कह रहा है कि एक्सप्लेन द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बिग डेटा, यानी बिग डेटा के इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको बेहतर तरीके से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्सप्लेन द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पे आंसर आपका पहला पॉइंट कह रहा है कि टू हैंडल बिग डेटा एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स अ robust and scalable infrastructure that can store, process and analyze large volume of structured data and unstructured data efficiently. Okay, यानी हम जब, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने वो पॉइंट दिया गया है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो रिक्वायर्ड बिग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो मेनली कंसिस्ट करता है फॉलोइंग कंपोनेंट को, जिसमें सबसे पहले आपका आता है डेटा स्टोरेज लेयर। डेटा स्टोरेज लेयर का पर्पस क्या होता है, तो इसका पर्पस होता है टू स्टोर मैसिव अमाउंट ऑफ रॉ एंड प्रोसीड डेटा इन अ रिलिएबल एंड फॉल्ट टॉलरेंस वे, यानी जो भी आपके मैसिव अमाउंट ऑफ डेटाज होते हैं जो एक बेसिकली रॉ फॉर्मेट में होते हैं, उनको एक बेहतर फॉर्मेट देने के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो पहला आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, जैसे कि आपका एसडीएफएस हो गया, जो स्टोर करता है डेटा को अक्रॉस द मल्टीपल मशीन, यानी अलग अलग मशीन के अकॉर्डिंग डेटा को स्टोर करता है। दूसरा आपका आता है नो एसक्यूएल डेटाबेस, जैसे कि आपका मोंगोडीबी हो गया, कैसेंड्रा हो गया, एचबेस हो गया, तो ये स्टोर करता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को, ठीक है, और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को। क्लाउड स्टोरेज जो हो गया वो यूज, जैसे कि आपका अमेजोन हो गया, S3 गूगल क्लाउड स्ट्रक्चर्ड हो गया स्टोरेज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एजर ब्लॉब स्टोरेज हो गया, ठीक है ना। तो ये ऑफर करता है कि स्केलेबिलिटी को और इजी एक्सेस को, ठीक है। अब इसके एग्जांपल भी दिए गए हैं, जैसे एसडीएफ जो आपका एसडीएफएस है वो स्प्लिट करता है लार्ज फाइल्स को ब्लॉक में और डिस्ट्रीब्यूट करता है उनको मल्टीपल सर्वर्स के अकॉर्डिंग, जो फास्ट एक्सेस होता है और रिडंडेंसी प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए, अब दूसरा हमारा क्या है, दूसरा आपका कंपोनेंट क्या था, दूसरा हमारा कंपोनेंट हमारा डेटा प्रोसेसिंग लेयर, यानी डेटा को प्रोसेस करना। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि पर्पस इसका कि टू प्रोसेस लार्ज डेटा सेट इफिशिएंटली आइदर इन बैच मोड और रियल टाइम, यानी प्रोसेस करना बड़े डेटा सेट को इफिशिएंटली, जो या तो बैच मोड में हो या फिर एक रियल टाइम में हो, ठीक है। अगर हम इसके टाइप की बात करें तो मेनली दो प्रकार के ये होते हैं। पहला आपका आता है बैच प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क, दूसरा आपका आता है स्ट्रीम प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क। तो बैच प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क में आपका अपाचे हेडॉप आता है, जो कि मैप रिड्यूस जो प्रोसेस करता है डेटा को चंक के रूप में। एंड स्ट्रीम प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, जिसके अंदर अपाचे स्पार्क स्ट्रीमिंग, अपाचे फ्लिंक, अपाचे स्टॉर्म, जो प्रोसेस करता है डेटा को एक रियल टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है। तीसरा हमारा आता है डेटा मैनेजमेंट एंड रिसोर्स लेयर। तो इसका पर्पस होता है मैनेज करना रिसोर्सेज को, शेड्यूल करना जॉब को और कोऑर्डिनेट करना क्लस्टर ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग। अब इसके अलग अलग कंपोनेंट्स दिए गए हैं, जैसे यार्न है, यानी येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर, जिसको हमने अभी पीछे डिस्कस किया था। एंड जॉ कीपर है, जो कोऑर्डिनेट करता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से और मेंटेन करता है कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन को। और उसके बाद आपका क्लस्टर मैनेजमेंट टूल आता है, जैसे कि आपका कुबरनेट हो गया, मिसो हो गया, अंबारी हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। चौथा हमारा कंपोनेंट आता है डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन लेयर। इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को, मीनिंगफुल इनसाइट्स को एक्सट्रैक्ट करना, जो भी डेटा प्रोसीड होता है उससे, और प्रेजेंट करना उसको एक अनस्टैंडेबल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। अगर हम टूल्स की बात करें डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन लेयर के टूल क्या है, तो क्यूरी इंजन में आपका हाइव है, पिग है, प्रेस्टो है। एनालिटिक्स टूल में आपका आर है, पाइथन है, स्पार्क एसक्यूएल है। विजुअलाइजेशन टूल में आपका टेलव्यू आता है, पावर बीआई आता है एंड क्लिक व्यू आता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि जब हम टेलव्यू को यूज करेंगे विजुअलाइज करने के लिए हेड ऑफ प्रोसेस सेल्स को डेटा फॉर द बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए, हम क्या करते हैं, टेलव्यू का यूज करते हैं, ठीक है ना। पांचवा नंबर हमारा आता है नेटवर्किंग एंड हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका पर्पस होता है सपोर्ट करना एक फास्ट डेटा को जो ट्रांसफर होता है और इंश्योर करता है हाई सिस्टम परफॉर्मेंस को। रिक्वायरमेंट क्या है इसका, तो हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्टिविटी बिटवीन नोड, यानी बेसिकली हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है नोड के बीच में।
और ये पावरफुल सर्वर्स होता है विद द लार्जेस्ट मेमोरी एंड द मल्टी कोर प्रोसेसर। एंड डेटा सेंटर की बात करें, डेटा सेंटर और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स फॉर द स्केलेबल स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग, ठीक है। अगला हमारा आता है सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस लेयर। तो इसका पर्पस होता है इंश्योर करना कि जो बिग डेटा सिस्टम है वो सिक्योर हो, कॉम्प्लीमेंट हो और वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, ठीक है, वेल गवर्न हो, सॉरी। तो कंपोनेंट इसके अंदर आपका ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन आता है, जिसमें आपका कैबरोज और एलडीएफ। एंड डेटा इंक्रिप्शन में आपका पैकेट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आते हैं जो कि सेट ऑफ पैकेट के रूप में होते हैं। एंड डेटा गवर्नेंस टूल के अंदर आपका मेंटेन करना होता है डेटा के क्वालिटी को, लाइनेज को और पॉलिसीज को, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी कह रहा है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मैप रिड्यूस यूजिंग एन एग्जांपल, यानी आपको मैप रिड्यूस के कंसेप्ट को एग्जांपल के अकॉर्डिंग बताना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मैप रिड्यूस होता क्या है। तो पॉइंट कह रहा है कि मैप रिड्यूस इज अ प्रोग्रामिंग मॉडल एंड प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क यूज्ड इन हेड ऑफ फॉर हैंडलिंग लार्ज स्केल डेटा इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पैरेलल मैनर। यानी जो मैप रिड्यूस होता है एक प्रकार का प्रोग्रामिंग मॉडल होता है जो प्रोसेस करता है फ्रेमवर्क को, और जो यूज होता है हेड ऑफ के लिए, किसके लिए, हेड ऑफ में यूज होता है किसके लिए, हैंडल करने के लिए जो भी बड़े आपके स्केल डेटा होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड और पैरेलल मैनर में होते हैं उनके लिए। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इट ब्रेक्स अ लार्ज डेटा प्रोसेसिंग टास्क इनटू अ स्मॉलर सब टास्क दैट रन ऑन अ डिफरेंट नोड इन अ क्लस्टर। यानी ये ब्रेक करता है बड़े डेटा को, डेटा प्रोसेसिंग टास्क को, जो कि एक स्मॉलर सब टास्क के अकॉर्डिंग होता है जो रन करता है अलग अलग नोड्स में उस क्लस्टर के अंदर। अगर हम मेन कंसेप्ट की बात करें मैप रिड्यूस को, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि मैप रिड्यूस वर्क्स इन टू मेन फेजेस, दो मेन फेज पे काम करता है। पहला फेज होता है मैप फेज, दूसरा फेज होता है रिड्यूस फेज। तो मैप फेज में क्या होता है, द इनपुट डेटा इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉलर चंक, यानी जो भी इनपुट डेटा होते हैं उनको स्मॉलर चंक में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। दूसरा होता है कि हर एक चंक जो होगा वो प्रोसीड होगा बाय अ मैपर फंक्शन जो कन्वर्ट करेगा उसको एक सेट ऑफ की वैल्यू पेयर के अकॉर्डिंग। और तीसरा पॉइंट है कि जो मैपर होगा वो एग्जैक्ट होगा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फ्रॉम द रॉ डेटा। दूसरा हमारा आता है रिड्यूस फेज। तो ये आपका जो होता है तो आउटपुट फ्रॉम ऑल द मैपर इज ग्रुप्ड बाय की, यानी जो भी आपका आउटपुट होगा सारे मैपर से वो ग्रुप्ड होगा किसके द्वारा, की के अकॉर्डिंग। एंड दूसरा पॉइंट कह रहा है कि हर एक ग्रुप जो है की का वो प्रोसीड होगा बाय द रिड्यूसर फंक्शन, ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि द रिड्यूसर एग्रीगेट समराइज और कंबाइन द रिजल्ट टू प्रोड्यूस द फाइनल आउटपुट, यानी जो रिड्यूसर है वो एग्रीगेट करेगा, समराइज करेगा और कंबाइन करेगा रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी फाइनल आउटपुट है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे वर्कफ्लो दिया हुआ है मैप रिड्यूस का किस तरीके से वर्कफ्लो काम करता है। तो सबसे पहले इनपुट डेटा आता है जो डिवाइड करता है उनको ब्लॉक में। दूसरा आपका आता है मैप फंक्शन जो प्रोसेस करता है डेटा को और प्रोड्यूस करता है क्यू वैल्यू पेयर को। और तीसरा हमारा आता है सफल एंड सॉर्ट, ये ग्रुप करता है सिमिलर की को एक दूसरे के साथ। एंड चौथा हमारा आता है रिड्यूस फंक्शन, यानी एग्रीगेट करना वैल्यू को हर एक की के अकॉर्डिंग। एंड साथ पांचवा हमारा आता है फाइनल आउटपुट, यानी जो स्टोर करता है एसडीएफएस के अंदर, ठीक है ना। इसका एग्जांपल दिया हुआ है काउंटिंग द वर्ड इन अ टेक्स्ट फाइल, यानी अगर मान लीजिए कि टेक्स्ट फाइल के अंदर कोई वर्ड है उसको हमें काउंट करना है। तो लेट अस द सिंपल एग्जांपल इनपुट डैश द कैट डॉग, कैट लायन, डॉग लायन कैट। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, उसको छोटे छोटे भाग में डिवाइड करना। तो छोटे छोटे भाग में हमने क्या कर लिया, इसको ब्रेक करना है। तो आउटपुट पेयर क्या होगा, कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है, पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में सफल एंड शॉर्ट फेस। तो सफल एंड शॉर्ट फेस के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपके सामने देख सकते हैं, आपके सामने कैट कितना बार आया, 3 बार आया है। तो कैट के लिए यहाँ पे 111 दिया गया है, डॉग 2 बार आया तो 11 दिया गया है, लायन 2 बार आया तो 11 दिया गया है। और तीसरा हमारा स्टेप होता है रिड्यूस करना फेस को, यानी हर एक की वैल्यू जो है वो सम्ड अप होंगे, यानी जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ, तो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। एडवांटेज इसका दिया हुआ है कि ये इनेबल करता है पैरेलल प्रोसेसिंग को मैसिव डेटा के, ये प्रोवाइड करता है फॉल्ट टॉलरेंस को इन नोड फेल्स एंड टास्क इज रीअसाइंड। एंड ये स्केल करता है इजिली बाय द एडिंग मोर नोड्स। एंड चौथा पॉइंट कह रहा है कि ये इफिशिएंटली वर्क करता है एक स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया और आई होप दोनों क्वेश्चन समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन इन डिटेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हेडॉप विद अ नेट स्केच, यानी एक स्केच की मदद से आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हेडॉप को, ठीक है। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं इसका। कह रहा है कि हेडॉप इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क डिजाइन फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग बिग डेटा इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। जैसा कि हमने हेडॉप को तो अभी कुछ पिछले क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस किया हुआ है, तो वही पॉइंट इसके अंदर लिखा हुआ है। एंड ये वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड कंक्यूर पे, यानी डिवाइड एंड कंक्यूर प्रिंसिपल पे ये काम करता है कि बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे प्रोजेक्ट में हमें डिवाइड करना होता है, देन उसके बाद सॉल्व करना होता है, देन लास्ट में कंबाइन करना होता है, ठीक है। ठीक है ना, वही पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। मेन बिल्डिंग ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, जो स्टोरेज लेयर होता है। तो स्टोरेज लेयर के अंदर ये क्या होता है, फाउंडेशन होता है हेड ऑफ स्टोरेज का। एंड ये स्टोर करता है बड़े बड़े फाइल्स को बाय स्प्लिटिंग देम इनटू ब्लॉक। डिफॉल्ट साइज इसका 128 MB टू
64 MB होता है, ठीक है। और हर एक ब्लॉक जो होगा वो रिप्लिकेट होगा अक्रॉस द मल्टीपल डेटा नोड्स फॉर द फॉल्ट टॉलरेंस, ओके। एंड ये प्रोवाइड करता है हाई अवेलेबिलिटी को और रिलेबिलिटी को। कंपोनेंट की बात करें एचडीएफएस की, तो सबसे पहले आपका आता है नेम नोड, जो कि मास्टर नोड होता है, जो मैनेज करता है मेटा डेटा को, जैसे फाइल नेम हो गया, लोकेशन ऑफ ब्लॉक हो गया। दूसरा आपका आता है कीप्स ट्रैक ऑफ विच ब्लॉक इज स्टोर्ड ऑन विच डेटा नोड, यानी ट्रैक करना कि कौन सा ब्लॉक स्टोर होगा किस डेटा नोड पे, ठीक है। डेटा नोड क्या करता है, ये वर्क करता है नोड के अकॉर्डिंग जो एक्चुअली स्टोर्ड होते हैं डेटा ब्लॉक के अंदर, और ये सेंड करता है पीरियोडिक हार्ट बीट्स को टू द नेम नोड, ओके। दूसरा हमारा था यार्न। यार्न को भी हमने पिछले वीडियोस के पिछले क्वेश्चंस के अंदर सॉरी डिस्कस किया था, तो वही पॉइंट है सेम। कंपोनेंट इसका दिया हुआ है, जैसे रिसोर्स मैनेजर है जिसे वास्टर कहते हैं, ये एलोकेट करता है रिसोर्स को एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। नोड मैनेजर जो कि वर्कर होता है, जो मैनेज करता है रिसोर्सेज को हर एक नोड के अकॉर्डिंग। एंड एप्लीकेशन मास्टर जो क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है एग्जीक्यूशन के लिए टास्क फॉर ए स्पेसिफिक जॉब, ओके। तीसरा हमारा आता है मैप रिड्यूस, जो कि डेटा प्रोसेसिंग लेयर होता है, तो ये आपका एक डेटा प्रोसेसिंग इंजन होता है हेडॉप का। एंड ये यूज करता है दो फंक्शन को, पहला आपका आता है मैप, दूसरा आता है रिड्यूस, यानी मैप के अंदर हम प्रोसेस करते हैं इनपुट डेटा को और प्रोड्यूस करते हैं की वैल्यू पेयर को, और रिड्यूस क्या होता है, एग्रीगेट करता है और समराइज करता है रिजल्ट को, ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ये हैंडल करता है डेटा के पैरेललिज्म को ऑटोमेटिकली, ओके। चौथा हमारा आता है हेड ऑफ कॉमन, जो कि हमें इसे हेड ऑफ यूटिलिटीज भी कहते हैं, तो ये सपोर्ट लेयर होता है, ये कंटेंट करता है जावा के लाइब्रेरीज को, एपीआईज को, यूटिलिटीज को, जो कि जरूरत होती है अलग जो आपके अनदर हेड ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं उनके द्वारा, ठीक है। एंड ये प्रोवाइड करता है कि एसेंशियल फंक्शंस को, जैसे कि फाइल को एक्सेस करना, कॉन्फ़िगरेशन करना, उसका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना। एंड तीसरा होता है इंश्योर करना इंटर मॉड्यूल कम्युनिकेशन को और स्मूथ करना वर्किंग को एसडी हेड ऑफ इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बिल्डिंग डायग्राम दिया हुआ है, ब्लॉक डायग्राम इसका बोला गया था, तो ब्लॉक डायग्राम को आपको अच्छी तरीके से बनाना है, डॉटेड लाइन नहीं दिखाना है, सिंपल से आपको डायग्राम बनाना है और कुछ नहीं, ठीक है बस। अगला क्वेश्चन हमारा है इसका पार्ट बी हमारा है, कह रहा है कि डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स ऑफ मैप रिड्यूस विद एन एग्जांपल ईच, ओके। यानी मैप रिड्यूस के अलग अलग फॉर्मेट्स क्या होते हैं उनको एग्जांपल के अकॉर्डिंग बताना है। तो मैप रिड्यूस क्या होता है ये तो हमने अभी देख ही लिया। तो यहाँ पे मेन टाइप्स आपके होते हैं मैप रिड्यूस को, जिसमें सबसे पहले आपका आता है टेक्स्ट इनपुट एंड आउटपुट फॉर्मेट। तो सबसे पहले टाइप की बात करें तो टेक्स्ट इनपुट फॉर्मेट एंड टेक्स्ट आउटपुट फॉर्मेट, तो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि दिस इज द डिफॉल्ट फॉर्मेट इन हेडॉप, यानी ये क्या होता है, हेडॉप के अंदर एक डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है एंड इनपुट डेटा जो होगा वो एक प्लेन टेक्स्ट फाइल के अंदर होगा, और हर एक लाइन जो होगा वो टेक्स्ट फाइल होगा जो ट्रीट होगा एक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। एंड तीसरा पॉइंट कह रहा है कि द की इज द बाइट ऑफसेट ऑफ द लाइन एंड द वैल्यू इज लाइन कंटेंट, यानी जो की होगा वो बाइट ऑफसेट होगा लाइन का और जो वैल्यू होगा वो लाइन कंटेंट होगा। जैसे एग्जांपल के सामने आपका दिया हुआ है, जैसे इनपुट फाइल में आपका एप्पल बनाना बनाना मैंगो दिया हुआ है, तो मैपर आउटपुट में आपका क्या होगा, एप्पल 1 बनाना 1 मैंगो 1। तो रिड्यूसर आपको क्या करेगा, एप्पल 1 है तो 1 दे देगा, बनाना 2 है तो 2 देगा, और मैंगो 1 है तो 1 देगा। इस तरीके से ये क्या करेगा, हमें आउटपुट देगा, ठीक है। दूसरा हमारा है की वैल्यू इनपुट एंड आउटपुट फॉर्मेट। तो की वैल्यू टेक्स्ट इनपुट फॉर्मेट क्या होता है, तो इनपुट डेटा इज इन की पेयर, यानी की वैल्यू पेयर के अंदर होंगे, ये सेपरेटेड होंगे एक डिलीमीटर के अकॉर्डिंग। एंड डिफॉल्ट ये टैब जो है /t इसके अकॉर्डिंग काम करता है। एंड यहाँ पे दोनों की एंड वैल्यू होते हैं टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर, और कॉमनली यूज्ड होते हैं जब डेटा ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड होता है एक की वैल्यू फॉर्मेट के अंदर। जैसे एग्जांपल आपका है इनपुट वैल्यू 101 में आपका एप्पल दिया हुआ है, 102 में आपका बनाना, 103 में आपका मैंगो दिया हुआ है। तो मैपर आउटपुट क्या मिलेगा, कॉमा देके यहाँ पे ब्रैकेट देके और कॉमा देके वही वैल्यूज लिख दिए जाएंगे बस। तीसरा हमारा आता है सीक्वेंस फाइल इनपुट एंड आउटपुट फॉर्मेट। तो यहाँ पे टाइप आपका क्या है, सीक्वेंस फाइल इनपुट फॉर्मेट एंड सीक्वेंस फाइल आउटपुट फॉर्मेट है। तो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ये स्टोर करता है डेटा को बाइनरी फॉर्मेट में, एंड ये यूज करता है इंटरमीडिएटरी डेटा को बिटवीन द मैप रिड्यूस जॉब, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि ये मोर इफिशिएंट होता है स्टोरेज के लिए और रीड करने के लिए, राइट करने के लिए स्पीड को एज कंपेयर टू द टेक्स्ट फाइल। एग्जांपल इसका दिया हुआ है कि वैल्यू डेटा मस्ट लुक लाइक एप्पल 3 एंड बनाना 5, ठीक है ना। तो ये आपके सामने पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। बट इट इज स्टोर्ड इन बाइनरी, लेकिन ये बाइनरी में स्टोर होगा, नॉट ह्यूमन रीडेबल, ठीक है ना। और इसका यूज भी दिया गया है। चौथा हमारा आता है एन लाइन इनपुट फॉर्मेट। तो एन लाइन इनपुट फॉर्मेट आपका कह रहा है कि ये स्प्लिट करता है इनपुट फाइल को, जैसे आपका हर एक मैपर जो है जो प्रोसेस करता है एग्जैक्टली एन लाइंस ऑफ इनपुट को, एंड ये यूजफुल होता है कंट्रोल करने के लिए डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को अमंग द मैपर, और इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है, ठीक है।
5वां नंबर हमारा आता है इनपुट एंड आउटपुट फॉर्मेट। तो इसके अंदर डीबी इनपुट फॉर्मेट आता है, डीबी इनपुट आउटपुट फॉर्मेट है सॉरी। तो ये यूज होता है जब डेटा स्टोर होता है एक रिलेशनल डेटाबेस के अकॉर्डिंग, यानी आरडीएमएस में जब डेटा स्टोर करना होता है तब यूज होता है। एंड ये रीड करता है डेटा को डायरेक्टली फ्रॉम द डेटाबेस जस्ट लाइक माई एसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टेज एसक्यूएल एक्सेट्रा। एंड ये रिक्वायर करता है जेडीबीसी को, कनेक्टिविटी को। जैसे एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ, आप इस एग्जांपल को देख सकते हैं, ठीक है। ए में आपका 85 है, बी में आपका 90 मार्क्स कैरी किया, ठीक है। अब यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन का पार्ट ए आपका कह रहा है कि डिफाइन एसडीएफएस एंड डिस्कस द एसडीएफएस आर्किटेक्चर एंड एसडीएफएस कमांड इन ब्रीफ। तो एसडीएफएस को तो हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस किया ही हुआ है, तो वही डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है और उसको मैं समझाऊंगा नहीं डेफिनेशंस को, बस आपको यहाँ पे लिखने हैं। इसके आर्किटेक्चर को मैं समझाता हूँ। आर्किटेक्चर क्या कह रहा है, कह रहा है कि द एसडीएफएस आर्किटेक्चर फॉलोज द मास्टर स्लैब मॉडल कंसिस्टिंग ऑफ टू मेन कंपोनेंट, यानी जो आपका हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता है वो फॉलो करता है एक मास्टर स्लैब मॉडल को जो कंसिस्ट करता है दो मेन कंपोनेंट को। पहला कंपोनेंट आपका आता है नेम कंपोनेंट जिसे हम लोग मास्टर नोड कहते हैं, और दूसरा आपका आता है डेटा नोड जिसे हम लोग स्लैब नोड कहते हैं। तो मास्टर नोड क्या होता है, ये कंट्रोल करता है मेटा डेटा को एसडीएफएस के, जैसे कि फाइल का नेम हो गया, फाइल की डायरेक्टरीज हो गई, एंड ब्लॉक लोकेशन हो गया, कहाँ पे डेटा जो है वो फाइल स्टोर है। एंड डज नॉट स्टोर एक्चुअल डेटा, यानी ये जो है नेम नोड एक्चुअल डेटा को स्टोर नहीं करता, ये केवल स्टोर करता है फाइल सिस्टम नेम स्पेस को। एंड तीसरा पॉइंट कह रहा है कि कीप ट्रैक ऑफ विच डेटा नोड होल्ड विच ब्लॉक, यानी ये ट्रैक करता है कि कौन सा डेटा नोड होल्ड होता है और किस ब्लॉक के अंदर। एंड चौथा पॉइंट कह रहा है कि ये स्टोर करता है मेटा डेटा को दो फाइल में, एफएस इमेज के अंदर और एडिट्स लॉग के अंदर। तो एफएस इमेज के अंदर स्नैपशॉट होता है फाइल सिस्टम का मेटा डेटा के, एंड इसके अंदर रिकॉर्ड होता है रिसेंट चेंजेस का मेटा डेटा के, ठीक है। दूसरा हमारा आता है डेटा नोड जिसे हम लोग स्लैब नोड कहते हैं। तो एक्चुअली जो होता है वो स्टोर करता है डेटा के ब्लॉक को। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ये सेंड करता है हार्टबीट को और ब्लॉक रिपोर्ट को पीरियोडिकली टू द नेम नोड। एंड तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ये परफॉर्म करता है रीड राइट ऑपरेशन को एक इन स्ट्रक्चर्ड बाय द क्लाइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, स्ट्रक्चर्ड नहीं, इन स्ट्रक्चर्ड। तीसरा हमारा क्या आता है, तीसरा हमारा आता है सेकेंडरी नेम नोड। चूंकि यहाँ पे तीन यहाँ पे हमें यहाँ पे कंपोनेंट तीसरा भी है, एक सेकेंडरी नेम नोड है, तो ये आपका इट इज नॉट अ बैकअप ऑफ द नेम नोड, यानी ये एक बैकअप नहीं होता नेम नोड का। एंड पीरियोडिकली इसके अंदर मर्ज किए जाते हैं एफएस इमेज को और रिड्यूस ब्लॉक को रिड्यूस करने के लिए नेम नोड के लोड को, ठीक है। एंड ये मदद करता है चेक पॉइंट करने के लिए और रिकवरी के लिए। अब यहाँ पे वर्किंग भी दिया हुआ है हेडॉप का, आप देख सकते हैं। सबसे पहला आपका आता है डेटा को स्टोर करना, तो स्टोर का फॉर्मेशन दिया हुआ है, डेटा को रीड करना, डेटा को राइट करना, और उसके फॉर्मेशंस दिए गए हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स से आसानी से समझ सकते हैं। ये एक ब्लॉक डायग्राम दिया, बस ब्लॉक डायग्राम को आपको बनाना है अच्छी तरीके से, डॉटेड लाइन नहीं बनाना है, सिंपल से आपको लाइन ड्रॉ करना है। ब्लॉक के अंदर नेम नोड लिखना है, उसके बाद लेफ्ट में आपका डेटा नोड 1, राइट में डेटा नोड 2, एंड यहाँ पे दोनों आपका लाइनिंग एक जगह आ जाएगा और डेटा नोड 3 आपका हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। अगला हमारा आपका है क्वेश्चन नंबर 4 का बी, कह रहा है कि एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू राइट यूजर डिफाइंड फंक्शन इन हाइव, यानी हाइव के अंदर क्या प्रोसीजर होता है लिखने के लिए यूजर डिफाइंड फंक्शन को, उसका प्रोसेस हमें देना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट कह रहा है कि इन अपाचे हाइव वी कैन परफॉर्म मेनी ऑपरेशन यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन सच एज सम, काउंट, कॉनकैट एक्सेट्रा, यानी अपाचे हाइव के अंदर हम परफॉर्म कर सकते हैं बहुत सारे ऑपरेशंस को जिसको हम बिल्ट इन फंक्शंस के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। जैसे सम फंक्शन एक होता है जो पहले से बना होता है, जिसे कि हम नंबर को ऐड करने के लिए यूज करते हैं। काउंट फंक्शन बना होता है नंबर को काउंट करने के लिए। कॉनकैट फंक्शन होता है दो नंबर को आपस में मर्ज करने के लिए। तो ये अलग अलग जो है वो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो कि बने रहते हैं, ठीक है ना। And however, sometimes users need custom operation not provided by the Hive, and for that Hive also allow the creation of user defined function, ठीक है। अब यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है हाइव के अंदर, इज अ कस्टम जावा फंक्शन होता है जो एक्सटेंड करता है हाइव की कैपेबिलिटीज को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक किसको, लॉजिक को ड्यूरिंग द क्यूरी एग्जीक्यूशन, ठीक है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है। सबसे पहले आपका आता है यूडीएफ, यूजर डिफाइंड डेटा, यूजर डिफाइंड फंक्शन जो वर्क करता है एक सिंगल रो और रिटर्न करता है एक सिंगल वैल्यू को, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया कन्वर्ट करना स्ट्रिंग को टू द अपर केस, यानी लोअर केस में कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है उसे अपर केस में हमें यूज करना है, तो यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे। दूसरा हमारा आता है यूडीएफ यानी यूजर डिफाइंड एग्रीगेट फंक्शन, तो ये वर्क करता है ऑन द मल्टीपल रोज एंड रिटर्न करता है सिंगल एग्रीगेट रिजल्ट को, जैसे कि हमें एवरेज निकालना है, सम निकालना है, मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। ये अलग अलग फंक्शन इसके होते हैं। तीसरा हमारा आता है यूडीटीएफ यानी यूजर डिफाइंड टेबल जनरेटिंग फंक्शन, यानी ये रिटर्न करता है मल्टीपल रोज को फॉर अ सिंगल इनपुट रो, जैसे कि आपका एक्सप्लोड हो गया। ये अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ठीक है। चलिए
तीसरा हमारा आता है स्टेप टू क्रिएट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट करने के लिए क्या ये स्टेप होते हैं। तो स्टेप आपके सामने दिया हुआ है, बेसिकली ये प्रोग्रामिंग है, तो प्रोग्रामिंग आपको अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको रन करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा मेहनत यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, कोई डाउट कोई परेशानी यहाँ पे आपको नहीं होनी चाहिए, आई होप। ये आपका पहला स्टेप है, क्रिएट करना जावा की क्लास को। दूसरा स्टेप होता है कंपाइल करना जावा के कोड को, ये आपका कमांड दिया हुआ है। और तीसरा हमारा आता है ऐड करना जार फाइल को इनटू द हाइव। और चौथा हमारा स्टेप है क्रिएट करना टेम्परेरी फंक्शन को हाइव के अंदर। तो थोड़ा सा कोडिंग फंडामेंटल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस एक बार चीजों को देख लेना है, थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे सारी चीजें हो जाएंगी। तो टोटल 6 स्टेप इसके अंदर है और 6 आपका ऑप्शनल पार्ट होता है, तो मेनली 5 ही आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए कह रहा है कि राइट अ वर्ड काउंट प्रोग्राम इन पिग टू काउंट द अकरेंसेस ऑफ सिमिलर वर्ड्स इन अ फाइल, यानी वर्ड काउंट प्रोग्राम हमें लिखना है पिग के अंदर जो काउंट करता है अकरेंस को एक सिमिलर वर्ड को फाइल के अंदर, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस आते हैं इस प्रकार के। तो वर्ड काउंट की बात करें तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया हुआ है। सबसे पहला स्टेप हमारा है कि लोड करना इनपुट फाइल को, तो लोड करने के लिए हम इस फॉर्मेशन का यूज करेंगे। दूसरा स्टेप है जो स्प्लिट करना हर एक लाइन को वर्ड के अंदर, तो हम इसको इस प्रकार से यूज करेंगे। तीसरा हमारा है ग्रुप करना वर्ड को, तो हम ग्रुप करेंगे वर्ड को। चौथा हमारा स्टेप है काउंट करना अकरेंसेस को, ईच वर्ड को, यानी कौन सा नंबर कौन सा वर्ड कितने बार आया है, अकरेंसेस वही ना होता है, कितना बार काउंट हम करेंगे वो है। और पांचवा हमारा स्टेप होता है स्टोर करना और डिस्प्ले करना रिजल्ट को। तो ये स्टेप फॉलो होते हैं काउंट करने के लिए, ठीक है ना। तो इसको आपको अच्छी तरीके से लिखना है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया, जैसे लोड करने के लिए हम क्यों लोड का यूज करते हैं कमांड को, टोकनाइज का कमांड क्यों यूज करते हैं, ग्रुप का कमांड क्यों यूज करते हैं, काउंट का किसके यूज करते हैं, डंप और स्टोर के लिए क्यों यूज करते हैं। तो ये सारे डिस्क्रिप्शन इसके दिए गए हैं, एग्जाम्पल भी इसका आपके सामने एक दिया हुआ है, आप इसको लिखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी आपका है, 5 का क्वेश्चन नंबर बी आपका दिया हुआ है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइव विद अ प्रॉपर स्टेप एंड डायग्राम, यानी हमें क्या करना है वर्किंग प्रिंसिपल बताने हैं हाइव के एक प्रॉपर स्टेप और डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अपाचे हाइव इज अ डेटा वार हाउस टूल बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द हेड ऑफ, यानी अपाचे हाइव एक प्रकार का डेटा वार हाउस टूल होता है जो हेड ऑफ के टॉप में बनता है, एंड ये यूज होता है क्यूरी करने के लिए और एनालाइज करने के लिए लार्ज डेटा सेट को, जिससे कि स्टोर हो सके उसको हम लोग एसडीएफएस के अंदर एक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम उसको स्टोर कर सकें, जिस लैंग्वेज को हम लोग हाइव क्यूरी लैंग्वेज कहते हैं। एंड ये कन्वर्ट करता है क्यूरीज को एक मैप रिड्यूस जॉब के अकॉर्डिंग जो एग्जीक्यूट करते हैं एक हेड ऑफ क्लस्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अंदर स्टेप्स दिए गए हैं। पहला स्टेप आपका आता है हाइव क्यूरी क्यूरी सबमिशन। तो इसके अंदर जो यूजर होगा वो राइट करेगा एक क्यूरी को हाइव क्यूरी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, जैसे आपका सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द स्टूडेंट, एंड ये क्यूरी जो है वो सबमिटेड होगा थ्रू द हाइव सीएलआई वेब यूआई एंड जेडीबीसी एंड ओडीबीसी, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है कंपाइलेशन करना, तो यहाँ पे जो कंपाइलर होगा वो पार्स करेगा हाइव क्यूरी लैंग्वेज की क्यूरी को एंड चेक करेगा सिंटेक्स को और सिमेंटिक एरर को कि कहीं कोई एरर तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस कोड के अंदर। एंड देन कंपाइलर जो है वो कन्वर्ट करेगा हाइव क्यूरी लैंग्वेज को इनटू द डायरेक्टिक असाइक्लिक ग्राफ, यानी डायरेक्ट के अकॉर्डिंग मैप रिड्यूस टास्क में। और तीसरा स्टेप हमारा होगा ऑप्टिमाइज करना, यानी ऑप्टिमाइजर इंप्रूव द एग्जीक्यूशन प्लान, यानी ये क्या करता है एग्जीक्यूशन के प्लान को क्या करता है इंप्रूव करता है। जैसे कंबाइन करना हो गया मल्टीपल मैप रिड्यूस जॉब्स को जहां पे पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, और रिड्यूस करना डेटा के स्कैनिंग को, स्नैपिंग को, सफलिंग को, एंड चूज करना बेस्ट जॉब स्ट्रेटजी को, ठीक है। अगला हमारा स्टेप आता है फोर्थ, जो कि एग्जीक्यूशन स्टेप होता है। तो ये जो आपका होता है एग्जीक्यूशन इंजन वो कोऑर्डिनेट करता है विद द हेड ऑफ यार्न, जिससे कि हम एग्जीक्यूट कर सके ऑप्टिमाइज प्लान को। एंड दूसरा हमारा स्टेप होता है हाइव करना कन्वर्ट, हाइव जो है वो कन्वर्ट करता है क्यूरी को इनटू वन और मोर मैप रिड्यूस, तेज और स्पार्क जॉब जो डिपेंड होता है एग्जीक्यूशन के इंजन पे, ठीक है। पांचवा स्टेप हमारा होता है इंटरेक्शन विद द एसडीएफएस, यानी एसडीएफएस के साथ इंटरेक्शन। तो जो डेटा मैनेजर होता है वो इंटरेक्ट करता है एसडीएफएस से, किसके लिए टू रीड द इनपुट फ्रॉम टेबल, यानी टेबल जो है उससे इनपुट को पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए, एंड राइट करना आउटपुट रिजल्ट को बैक टू द टेबल और फाइल। एंड स्टेप 6 होता है रिजल्ट करना, यानी वन एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड, यानी अगर एक बार एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो जो रिजल्ट है वो दोबारा सेंड होता है टू द हाइव सीएलआई और यूजर ईआई, ठीक है, यूजर इंटरफेस। एंड फाइनल आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होगा टू द यूजर, जो कि हम स्पेसिफाइड लोकेशन पे उस चीज को लोकेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका प्रोसेस है, ये आपका एक छोटा सा डायग्राम है। इस डायग्राम में आपको डॉटेड लाइन कहीं नहीं दिखाना है, बस एरो का लोअर केस एरो का दिखाना है, और यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम के अंदर चीजों को आपको लिख लेना है, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट बी की तरफ, पार्ट ए की तरफ हम मूव करते हैं। पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर कह रहा है आपका 6 का, कह रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट हाइप डेटा टाइप, यानी हाइप के जो अलग अलग डेटा टाइप है वो क्या है, उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे आपके सामने कह रहा है कि इन हाइप अपाचे हाइव डेटा टाइप्स डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ टेबल कॉलन, यानी जो अपाचे हाइव है उसके अंदर जो डेटा टाइप है वो डिफाइन करता है टाइप ऑफ डेटा को जिनको हम स्टोर कर सकते हैं टेबल के अंदर कॉलम में, ठीक है ना। और ये सिमिलर होते हैं टू द डेटा टाइप इन एसक्यूएल बट आल्सो सपोर्ट द कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप फॉर हैंडलिंग स्ट्रक्चर्ड डेटा, यानी ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में मदद करता है जिससे कि डेटा को क्या किया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में आपका न्यूमेरिक आता है, कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ है न्यूमेरिक का, जिसमें अंदर आपका टीरियंट आता है, ठीक है ना, स्मॉल इंट आता है, इंट आता है, बिग इंट आता है, उसके बाद फ्लोट आता है, डबल आता है। तो ये न्यूमेरिक के अंदर आता है। और कैसे इसके अंदर डिस्क्रिप्शन क्या है, एग्जांपल क्या है, दिए गए हैं। वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा आपको। स्ट्रिंग की हम बात करें तो इसके अंदर स्ट्रिंग आता है, कैर आता है, वेर कैर आता है, और इसके डिस्क्रिप्शन और इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं। डेट एंड टाइम तो आपको पता ही होगा, टाइम के लिए, टाइम स्टैम्प के लिए क्या क्या यूज होता है। और आपका जो मिसलिनियस आता है जिसके अंदर इंटरवल, बुलियन, और उसके बाद आपका बाइनरी है, ये सारी चीजें इसके अंदर दी रहती हैं। तो ये आपके क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है। उसके बाद दूसरा आपका आता है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, जिसमें आपका एरे आता है, मैप आता है, स्ट्रक्ट आता है, यूनियन टाइप आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूनियन यानी चीजों को एक दूसरे के साथ कंबाइन करना, और यहाँ पे एग्जांपल, डिस्क्रिप्शन, सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू का आपको अच्छी तरीके से लिखना है। और एक एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो एग्जांपल भी आप लिख देंगे तो ये सोने पे सुहागा का काम करेगा आपके लिए, ठीक है ना। एग्जामिनर समझेगा कि चीजों को आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और आप चीजों को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी हमारा कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द यूज ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस इन बिग डेटा, यानी हमें शॉर्ट नोट लिखना है नो एसक्यूएल डेटाबेस को जो कि बिग डेटा के अंदर यूज होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे कह रहा है कि नो एसक्यूएल यानी नॉट ओनली एसक्यूएल database are non-relational database designed to handle large volume of structured data, unstructured data, semi-structured data और rapidly changes data that traditional SQL database cannot efficiently manage। यानी जो नो एसक्यूएल database होता है वो नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है जो डिजाइंड होता है हैंडल करने के लिए बड़े वॉल्यूम ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को, जो कि रेपिडली चीज जो है वो चेंज करते हैं डेटा को। जो ट्रेडिशनल एसक्यूएल डेटाबेस होते हैं वो एफिशिएंटली चीजों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, मैनेज नहीं कर सकते। तो बिग डेटा जो इन्वायरमेंट होता है जहां पे बड़े बड़े डेटास होते हैं, जो डाइवर्स डेटा होते हैं और जनरेटेड होते हैं, करते हैं एक हाई स्पीड के अकॉर्डिंग। तो नो एसक्यूएल जो डेटाबेस होता है वो प्ले करता है एक विजुअल रोल को स्केलेबल स्टोरेज के अकॉर्डिंग, जिसमें आपका फ्लेक्सिबल स्कीमा आता है, हाई स्पीड एक्सेस आता है। तो यहाँ पे की यूजेस दिए गए नो एसक्यूएल डेटाबेस के। तो सबसे पहला आपका आता है हैंडलिंग द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, यानी इसमें कह रहा है कि बिग डेटा इंक्लूड टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, सेंसर डेटा, यानी जो बिग डेटा है वो इंक्लूड करता है टेक्स्ट को, इमेजेस को, वीडियो को, सेंसर डेटा को, जो कि सेंसर से डेटा कलेक्ट होके रहती हैं वो। एंड नो एसक्यूएल डेटाबेस कैन स्टोर JSON XML डॉक्यूमेंट और बाइनरी डेटा इजीली, यानी जो नो एसक्यूएल डेटाबेस है वो क्या कर सकता है, JSON XML डॉक्यूमेंट और बाइनरी डेटा को इजीली क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। जैसे एग्जांपल आपका MongoDB जो है वो स्टोर करता है डेटा को एक फ्लेक्सिबल बेसन डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। दूसरा आपका हाई स्केलेबिलिटी, यानी नो एसक्यूएल जो डेटाबेस है वो डिजाइंड होता है फॉर द हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, यानी ऐड करना मोर सर्विसेज को इंस्टेंट ऑफ अपग्रेडिंग वन। एंड ये मदद करता है मैनेज करने के लिए पेटाबाइट ऑफ द डेटा अक्रॉस द डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर। जैसे एग्जांपल आपका कैसेंड्रा है, HBase है। तीसरा हमारा था हाई परफॉर्मेंस एंड लो लेटेंसी, यानी इसका परफॉर्मेंस हाई होता है, लेटेंसी कम होती है। चौथा हमारा था फ्लेक्सिबल स्कीमा डिजाइन, यानी इसका जो स्कीमा डिजाइन होता है काफी फ्लेक्सिबल होता है और इसके अंडर पॉइंट दिए गए हैं। और अगला हमारा आता है सपोर्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर हम टाइप की बात करें नो एसक्यूएल डेटाबेस की, तो डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटा होता है, कॉलम बेस्ड होता है, की वैल्यू स्टोर होता है, ग्राफ बेस्ड होता है। इसके डिस्क्रिप्शन एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसको लिखिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट ए की तरफ हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए कह रहा है कि डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस विद एग्जांपल। तो अभी हमने वही देखा, तो इसको हमें थोड़ा सा डीप में देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे बेसिकली अलग अलग टाइप के डेटाबेसेस हैं। तो ये तो छोटा सा डेफिनेशन ही है आपका ऊपर का पार्ट। तो यहाँ पे 4 मेजर टाइप्स है नो एसक्यूएल डेटाबेस के, जो डिजाइंड होते हैं कि स्पेसिफिक डेटा मॉड्यूल के लिए और यूज केसेस के लिए, जिसमें सबसे पहले की वैल्यू स्टोर होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन कह रहा है कि डेटा इज स्टोर्ड एज ए कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर, यानी इसके अंदर जो डेटा है वो स्टोर्ड होता है कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर के अकॉर्डिंग, जस्ट लाइक डिक्शनरी और हैश फंक्शन। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ईच की इज यूनिक एंड इज यूज टू रिट्रीव द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, यानी हर एक की जो है वो यूनिक होता है और यूज होता है रिट्रीव करने के लिए
करस्पॉन्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग। यूजेस की हम बात करें तो ये बेस्ट सूटेड होता है कैचिंग के लिए, सेशन मैनेजमेंट के लिए और रियल टाइम एनालिसिस के लिए, एनालिटिक्स के लिए। एग्जांपल दिया हुआ है जैसे रेडिस हो गया, अमेजॉन डायनेमो डीबी हो गया, उसके बाद रिक हो गया, और इसके एग्जांपल दिए गए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है, आप इसको लिखिएगा। उसके बाद हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस है। तो इसका डेफिनेशन कह रहा है कि इट स्टोर डेटा इन अ डॉक्यूमेंट, यानी इसके अंदर जो डेटा होते हैं वो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, जैसे कि जेसन हो गया, बेसन हो गया, या फिर एक्सएमएल फॉर्मेट हो गया। एंड हर एक डॉक्यूमेंट जो होता है वो कंटेन करता है फील्ड को, वैल्यूज को, और अलाउ करता है एक नेस्टेड और डायनेमिक स्ट्रक्चर को। यूज की हम बात करें तो इट इज यूज इन द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड ई कॉमर्स एप्लीकेशन, यानी अलग अलग सेक्टर में इसका यूज होता है, और इसका भी एग्जांपल आपके सामने मेंशन किया गया है। ओके, तीसरा हमारा आता है कॉलम फैमिली स्टोर्स। तो यहाँ पे जो डेटा है वो स्टोर होता है कॉलम के अंदर और कॉलम फैमिलीज के अंदर, जो रदर देन क्या होते हैं, रोज होते हैं। ठीक है, और हर एक जो रो होगा उसके पास एक डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। ठीक है, यूजेस की हम बात करें तो ये सूटेबल होता है डेटा वेयरहाउसिंग के अंदर, एनालिटिक्स के अंदर और टाइम सीरीज डेटा के अंदर। एग्जांपल भी दिया गया अपाचे कैसेंड्रा, एचबीएस एंड स्काइला डीबी, और इसका एग्जांपल स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। चौथा हमारा क्या है, ग्राफ डेटाबेस है। तो यहाँ पे जो डेटा है वो स्टोर होता है नोड के अकॉर्डिंग और एजेस के अकॉर्डिंग, और ये आइडल होता है किसके लिए, डेटा के लिए विद द कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्शन। और ये यूज होता है किसके द्वारा, यूज फॉर द सोशल नेटवर्क, रिकमेंडेशन इंजन एंड फ्रॉड डिटेक्शन। ठीक है, एग्जांपल आपका जैसे दिया हुआ है नियो 4J, ओरिएंट डीबी एंड एरेनगो डीबी। ओके, तो यहाँ पे चीजें दी गई हैं। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट है, पार्ट बी 7 का। तो यहाँ पे कह रहा है कि डिस्कस द की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द एडवांटेजेस ऑफ नो एसक्यूएल, यानी नो एसक्यूएल के की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है। तो नो एसक्यूएल का एक छोटा सा डेफिनेशन ऊपर दिया हुआ है। की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहला आपका आता है स्कीमा लेस, यानी फ्लेक्सिबल डेटा मॉडल ये होता है। तो ये नो फिक्स्ड टेबल स्कीमा इज रिक्वायर्ड, यानी इसके लिए कोई भी फिक्स्ड टेबल स्कीमा रिक्वायर्ड नहीं होती। दूसरा आता है कि डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द वेरियस फॉर्मेट, यानी इसके अंदर जो डेटाज है वो अलग अलग फॉर्मेट में स्टोर्ड होती है, जैसे कि जेसन, एक्सएमएल या फिर कोई की पेयर वैल्यू हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि ये अलाउ करता है ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए फील्ड्स को इजीली विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग डेटा, यानी बिना किसी एग्जिस्टिंग डेटा के अफेक्ट के ये क्या करता है, चीजों को ऐड कर लेता है और रिमूव कर लेता है। एग्जांपल भी आपका सामने दिया हुआ है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अक्रॉस द मल्टीपल सर्वर टू हैंडल द हैक वॉल्यूम, यानी जो बड़े बड़े वॉल्यूम्स ऑफ डेटा होते हैं उनको मतलब हैंडल करने के लिए बेसिकली यूज होता है। एंड ये स्केल करता है, यानी इसके अंदर जो स्केलिंग है वो डन होते हैं बाय एडिंग मोर मशीन्स इंस्टेंट ऑफ अपग्रेडिंग वन, यानी अगर एक मशीन को अपग्रेड कर दिया हमने तब इसके अकॉर्डिंग ये चीजें काम करती हैं। एग्जांपल दिया हुआ है जैसे कैसेंड्रा हो गया, एचबीएस हो गया, जो स्केल करता है इजिली अक्रॉस द 100 ऑफ नोड्स। तीसरा हमारा आता है हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस, यानी जो डेटा है वो रेप्लिकेट होते हैं अक्रॉस द मल्टीपल नोड, जो इंश्योर करता है कि जो सिस्टम है वो कंटिन्यू हो वर्क के अकॉर्डिंग इवन इफ अ नोड फेल, यानी अगर नोड फेल हो जाता है तब भी। ठीक है, और ये इनेबल होता है एट द 24/7 टाइम्स। ओके, चौथा हमारा था डिस्ट्रीब्यूटेड एंड क्लाउड फ्रेंडली, यानी ये डिजाइन होता है डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग के लिए, एंड ये इजीली इंटीग्रेट होता है विद द क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक एडब्ल्यूएस, एजर एंड जीसीपी। ओके, और पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स आपका फास्ट परफॉर्मेंस, यानी ये ऑप्टिमाइज करता है एक हाई स्पीड रीड एंड राइट ऑपरेशन को, एंड ये सुटेबल होता है रियल टाइम एप्लीकेशन जैसे कि चार्ट, आईओटी या फिर एनालिटिक्स के लिए, एंड ये सपोर्ट करता है बिग डेटा को अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के अकॉर्डिंग, एंड वैरायटी ऑफ डेटा मॉडल इसके अंदर आता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे इसके एडवांटेजेस दिए गए हैं। ये हाई स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, हाई परफॉर्मेंस इसको होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड करता है, हैंडल करता है बिग डेटा को, फॉल्ट टॉलरेंस होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और ये इजी टू इंटीग्रेट होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके 3 पार्ट है, ए, बी एंड सी। तो एक पार्ट आपका कह रहा है कि सोशल नेटवर्क एज ए ग्राफ क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सोशल नेटवर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली एज ए ग्राफ इन विच, यानी जो सोशल नेटवर्क होता है वो हम क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं मैथमेटिकली एक ग्राफ के अकॉर्डिंग, जिसमें नोड जो है वर्टाइसेस वो रिप्रेजेंटेड करते हैं पीपुल को और एंटिटीज को, साथ ही साथ जो एजेस होते हैं जो कि लिंक होते हैं जो रिप्रेजेंटेड करते हैं रिलेशनशिप को और इंटरेक्शन को उनके साथ। ठीक है, जैसे एक्सप्लेनेशन हो गया कि इन दिस ग्राफ मॉडल ईच पर्सन अ नोड, यानी ग्राफ मॉडल के अंदर हर एक पर्सन जो है वो नोड होता है, और हर एक फ्रेंडशिप फॉलो और कनेक्शन जो होता है वो एजेस होते हैं। ठीक है, और एज किसके फॉर्मेट में होते हैं, अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड, यानी अनडायरेक्टेड यानी कोई डायरेक्शन नहीं होता उसका, और डायरेक्टेड यानी कोई डायरेक्शन होना। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया कि इफ ए एंड बी आर फ्रेंड एंड बी एंड सी बी सी फॉलो, यानी ए बी का फ्रेंड है और बी जो है वो सी को फॉलो कर रहा है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे,
इसको दर्शाएंगे, ठीक है। और इसका एक और तरीका दिया हुआ है कि ए बी फ्रेंडशिप है जो कि अनडायरेक्टेड है, और बी सी क्या है, फॉलो है, यानी बी सी को फॉलो कर रहा है तो वो क्या है, डायरेक्टेड है, ठीक है ना। और ये मदद करता है हेल्प करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, यानी मदद करता है एनालाइज करने के लिए जो भी यूजर के कनेक्शंस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, इन्फ्लुएंशियल यूजर को और कनेक्टिव कम्युनिटीज को। और ये यूजफुल होता है रिकमेंडेशन सिस्टम के अंदर, फ्रॉड डिटेक्शन के अंदर और सोशल इन्फ्लुएंस एनालिसिस के अंदर, ठीक है। चलिए दूसरा हमारा पार्ट है सोशल नेटवर्किंग माइनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि सोशल नेटवर्किंग माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डेटा फ्रॉम सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इन्फॉर्मेशन, यूजफुल पैटर्न, ट्रेंड एंड रिलेशनशिप। यानी जो सोशल नेटवर्क माइनिंग होता है एक प्रकार का प्रोसेस होता है जो एनालाइज करता है डेटा को फ्रॉम द सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम हो गया या फिर ट्विटर हो गया। इनसे डेटा को क्या करना, एक्सट्रैक्ट करना, एनालाइज करना चीजों को, जिससे कि हम एक्सट्रैक्ट कर सके, निकाल सके किसी यूजफुल पैटर्न को, ट्रेंड को, रिलेशनशिप को, ठीक है ना, जिससे कि जो बिजनेस है उनको ग्रो किया जा सके। पर्पस क्या होता है इसका, पर्पस ये होता है कि अंडरस्टैंड करना यूजर के बिहेवियर को, ओपिनियन को और इन्फ्लुएंसेस को। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे कोई चीज देख रहे हैं, मान लीजिए कोई भी सेक्शन आप फॉलो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप जैसे जितना ज्यादा उसके बारे में चीजों को देखेंगे, सर्च करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो जो सिस्टम है उसका रिकमेंडेशन सिस्टम पे काम करता है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जो कंटेंट है आपको देखने को मिलता है, तो वो चीजों को प्रेडिक्ट कर लेता है, प्रिडिक्शन वहां पे लगता है। और दूसरा आता है कि डिस्कवर करना हिडन कम्युनिटीज को और क्लस्टर को जो सिमिलर यूजर के अकॉर्डिंग हो, और टू परफॉर्म द सेंटिमेंट एनालिसिस एंड ट्रेंड प्रेडिक्शन, ठीक है। स्टेप कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, तो डेटा का कलेक्शन होना, डेटा का प्रोसेसिंग होना, प्री प्रोसेसिंग होना, नेटवर्क कंस्ट्रक्शन, एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। तीसरा हमारा है जो कि लास्ट आपका है, वो क्या है, आपका रिकमेंडर सिस्टम है। तो रिकमेंडर सिस्टम क्या होता है, डेफिनेशन कह रहा है कि रिकमेंडर सिस्टम इज एन इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट सजेस्ट आइटम, प्रोडक्ट और कंटेंट टू यूजर बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, प्रेफरेंसेस, बिहेवियर और सोशल कनेक्शन। यानी जो रिकमेंडर सिस्टम होता है एक प्रकार का इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो सजेस्ट करता है आइटम को, प्रोडक्ट को और कंटेंट को कि वो यूजर के बेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी यूजर के अकॉर्डिंग किस तरीके से चीजों को वो यहाँ पे दर्शाया जाए, जैसे कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है, किसी भी प्रोडक्ट की बिहेवियर क्या है, सोशल कनेक्शन क्या है उसका। पर्पस इसका क्या होता है, आखिर क्यों यूज करते हैं, तो इंप्रूव करना यूजर के एक्सपीरियंस को, जिससे कि शो किया जा सके एक पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन को। एंड कॉमनली ये यूज होते हैं ई कॉमर्स के अंदर, म्यूजिक के अंदर, वीडियोस के अंदर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया। टाइप की बात करें रिकमेंडर सिस्टम की तो तीन प्रकार के होते हैं, कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग एंड हाइब्रिड सिस्टम, और इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज का पार्ट 1 वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। अच्छी तरीके से इसको देखिए, इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए और अच्छा खासा रिस्पांस दिखाइए। जल्दी हम लोग पार्ट 2 के अकॉर्डिंग वीडियो को लेके आते हैं और चीजों को अच्छी तरीके से फॉलो करिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।